वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि पता है आपको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 नवंबर को राजस्थान सहित कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने पिछली वीडियो में मतदान के दौरान आने वाली कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि नियम 49 के तहत टेस्ट वोट का क्या प्रावधान है, किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन सा घोषणा पत्र आपको भरवाना है। इसके बाद में आक्षेपित मत या चैलेंज वोट के बारे में भी मैंने बताया था। वो पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा अगला जो टॉपिक था कि निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा, उसके बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। और इसके बाद में जो दूसरा अलग एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग यानी नियम 49M, उसके बारे में विस्तार से बताया था। अगली वीडियो में बात करेंगे 49O और अन्य जो भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में दृष्टिहीन और विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान के संबंध में भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से उनको साथी है अंधे या विकलांग के द्वारा साथी वो अलाउ है, लेकिन साथी को क्या क्या ध्यान रखना है और क्या काम करना है, वो सारी बात मैंने आपको बताई थी। आज की इस वीडियो में कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें एक तो है निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय करना, यानी कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए आए लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में अंत में मतदान रिकॉर्ड करने से मना कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है या क्या प्रावधान है। इसके अलावा निवेदित मत यानी टेंडर वोट क्या होते हैं, प्रॉक्सी द्वारा मतदान क्या होता है, और मतदान स्थगन या पुनर्मतदान ये क्या है और इसके संबंध में निर्वाचन आयोग के क्या नियम है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत ही डिटेल में बताने का प्रयास करूं ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय यानी यदि कोई निर्वाचक यानी मतदाता है, वोटर है, वो अपने मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 में उसकी निर्वाचक नामावली की संपूर्ण प्रविष्टि करने के पश्चात, यानी कि पीयू प्रथम के पास आ गया, अपना नाम वगैरह बोला, पहचान होगी, इसके बाद में वो पीयू 2 के पास में आ गया जहाँ मतदाता रजिस्टर पर उसने हस्ताक्षर अंगूठा कर लिया और 17 उसकी एंट्री वगैरह सारी होगी। और उसके बाद में वो कहता है कि मैं मतदान करना नहीं चाहता, यानी अपना मत रिकॉर्ड करने का विनिश्चय करता है, नहीं करने का विनिश्चय करता है, यानी वो कहता है कि मैं अपना वोट देना नहीं चाहता, तो आप उससे वोट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में क्या प्रावधान है, तो मतदाताओं के रजिस्टर में यानी जो मतदाता रजिस्टर 17 है जो पीओ 2 के पास रहेगा, उसमें संबंधित प्रविष्टि के सामने अभियुक्त के स्तंभ में यानी जहाँ टिप्पणी है उसमें लिखी जाएगी मत देने से मना किया। एक तो आपको ये लिखना है कि वो व्यक्ति है अमुक मतदाता ने मत देने से मना किया, क्योंकि उसकी क्रम संख्या और जो भी वोटर लिस्ट की क्रम संख्या आ जाएगी, उसका जो भी डॉक्यूमेंट लेके आया है ईपी या अन्य जो भी है वो भी लिखा जाएगा, और उसके बाद में साइन करने के बाद में वो टिप्पणी में लिखा जाएगा कि मत देने से मना किया। उसके बाद में निर्वाचक के अंगूठे निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जाए, यानी उसका अंगूठा और निशान भी लेना है। इसके अलावा मतदाता के रजिस्टर स्तंभ 1 जो भी है मतदाता रजिस्टर, उसमें निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी क्रम संख्या जो लगातार चलेगी वही चलेगी, लेकिन इसकी एंट्री है वो 17 जो प्रपत्र 17 होगा जिसमें पूरा मत लिखा होगा, उसमें इसकी एंट्री जरूर की जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसका नाम मतदाता रजिस्टर में आ गया तो संख्या तो इसकी आ गई, जो PO1 है उसके पास जो भी मार्क कॉपी है उसमें भी एंट्री हो गई, मतदाता रजिस्टर में भी एंट्री हो गई, लेकिन वोटिंग मशीन में यानी जो कंट्रोल यूनिट में उसका मत दर्ज नहीं होगा क्योंकि उसने मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में 17 में इसकी एंट्री करना जरूरी है ताकि बाद में उसको घटाया जा सके और सही मिलान किया जा सके। अगली जो इम्पोर्टेंट परिस्थिति है वो है निवेदित मतपत्र की। निवेदित मतपत्र क्या होता है और इसका प्रयोग कब किया जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति है वो अगर मतदान करने के लिए आ रहा है और उस जो वास्तविक व्यक्ति आ रहा है उससे पहले ही उसका वोट कोई दूसरा फर्जी मतदाता या कोई ऐसा मतदाता देकर जाए जिसकी पहचान सही तरीके से नहीं हो, तो अब वो व्यक्ति वास्तविक मतदाता है तो उसे किस तरीके से मतदान करवाना है उसके संबंध में है। तो यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए, यानी उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो, यानी उसकी पर्ची लेकर के आया हो और उसकी ढंग से पहचान नहीं हुई हो किसी भी कारण से, और उसके नाम के आगे जैसे PO1 ने लाइन खींच दी हो, यानी उसका मतदान हो गया हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पे, यानी वास्तव में अगर वो साबित कर देता है कि वो खुद ही है और असली मतदाता है, तो उसके लिए निवेदित मत की अनुमति प्रदान की जाएगी। अब निवेदित मतपत्र क्या होता है, तो निवेदित मतपत्र है छपा हुआ मतपत्र होगा, जैसे पंचायती चुनाव वगैरह में जो भी पहले बैलेट पेपर आते थे जो छपा हुआ होता था, इसी तरह से जैसा कि मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला मतपत्र है, यानी जो बैलेट यूनिट पर मतपत्र लगा हुआ होता है उसी तरह का मतपत्र होगा, लेकिन ये छपा हुआ होगा और ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेगा।
अब इसमें जो भी मतदाता होगा उसको वो मतपत्र, निवेदित मतपत्र दिया जाएगा। अब प्रारूप 17 ख में निवेदित मतपत्रों के निर्वाचक का नाम और क्रम संख्या लिख करके उसको हस्ताक्षर करवाया जाएगा। यानी प्रारूप ख में इसकी एंट्री होगी, 17 क में इसकी एंट्री नहीं होगी। और भी इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जैसे मतदाता की अमिट स्याही लगाई जाएगी, लेकिन उसकी एंट्री 17 क रजिस्टर में नहीं होगी, क्योंकि 17 क में उसी के क्रमांक की संख्या का कोई व्यक्ति है, वो वोटर दे के गया, तो यानी उसके क्रमांक संख्या की एंट्री हो चुकी है पहले से, तो 17 क में उसकी एंट्री नहीं की जाएगी, 17 ख में की जाएगी। और वो ईवीएम पे मतदान नहीं करेगा, ये विशेष ध्यान रखना है उसको। यानी क्या करना पड़ेगा, तो मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ एरोक्रेस मार्क सील है, यानी जो पीओ है उनको, जैसे ये ऐसे मामले जो भी होंगे निवेदित मतपत्र के है या टेस्ट वोट के, वो PO1 है वो सीधा PRO को रेफर करेंगे। तो PRO उसको एक तो मतपत्र देगा जो निवेदित मतपत्र होगा, यानी छपा हुआ मतपत्र होगा, और उसको एक सील देगा, एरोक्रॉस मार्क सील, जिसकी सहायता से उसको स्टाम्प पैड पर लगाने के बाद में जो भी मतदाता है वो मतदान कंपार्टमेंट में जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, और वहाँ जाकर के अपने जो भी इच्छित उम्मीदवार है उसके नाम के आगे या चिन्ह के आगे मत अपना अंकित करेगा, और गोपनीय रूप से उसको फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी यानी PRO को सौंप देगा, और पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में रख करके सील कर देंगे। यानी निवेदित मतपत्र के मामले में पहली बात तो ये है कि उसकी 17 कम एंट्री नहीं होगी, स्याही उसको लगाई जाएगी, लेकिन PO3 है उसको बैलेट इशू नहीं करेगा, उसको मशीन के द्वारा मतदान नहीं करवाया जाएगा। उसको जो भी मतदान है वो छपे हुए मतपत्र यानी जो टेंडर वोट होती है, निवेदित मतपत्र है, उससे करवाया जाएगा, और उसकी एंट्री है 17 ख में करी जाएगी, और ये उसकी वापस 17 ग में भी इसकी एंट्री होगी। अगला है निवेदित मतपत्र की सूची, यानी इसके लिए जो भी फॉर्मेट होगा किस तरीके से भरा जाएगा। जो भी निवेदित मतपत्र ऐसे कुछ होते हैं तो उनकी एंट्री होगी, जैसे मानदेय, मतदान दल की जो संख्या, निर्वाचक नामावली भाग संख्या वगैरह, इसमें क्रम संख्या आ जाएगी। फिर निर्वाचक का नाम आ जाएगा, यानी जो वोटर आया है उसका निर्वाचक नामावली भाग में उसमें क्रम संख्या उसकी कितनी है। उसके बाद में उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 क में रजिस्टर में नाम, मतलब क्रम संख्या है कितनी है कि जिसका वोट कोई और देके गया, तो आपको पहले वो खोजनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता रजिस्टर में किस क्रम पे है, वो भी यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में निर्वाचक के अंगूठा या हस्ताक्षर लेने करके ये निवेदित मतपत्रों का इस तरीके से लेखा तैयार होगा। अब इम्पोर्टेंट एक और बात है, प्रॉक्सी द्वारा मतदान। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जैसे जो ऐसे मतदाता होते हैं CSV यानी सर्टिफाइड जो सर्विस वोटर्स होते हैं, खास करके जो केंद्रीय सेवाओं में या सुरक्षा बलों के रूप में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो मतदान के समय अपने मत का प्रयोग करने के लिए उस स्थान पर नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी हार्ड ड्यूटी होती है, कहीं भी बॉर्डर वगैरह पे कहीं भी तैनात है, तो वो अपनी तरफ से एक प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं, यानी किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और वो उनके स्थान पे यानी उनकी तरफ से वो मतदान करता है। तो इसकी आपको कैसे पता चलेगा, तो जब आप वोटिंग करवाने जाएंगे तो आपके सामने जो भी वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट में लास्ट में CSV या जो प्रॉक्सी है वोटर, उसकी एक अलग सी लिस्ट होगी। अगर आपके निर्वाचक नामावली के जो लास्ट पेज में जहाँ ESD लिस्ट होती है, इसके अलावा जो CSV लिस्ट है, प्रॉक्सी की लिस्ट है, उसमें अगर नाम है तो वो इसका मतलब हुआ कि उस बूथ पे कोई न कोई प्रॉक्सी आ सकता है। तो ऐसा इसमें जैसे इसमें मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स के लिए प्रॉक्सी मतदान की सुविधा दी गई है, और प्रॉक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अंत में लगी होगी। यानी जो PO1 के पास में सूची होगी चिन्हित, यानी मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, चिन्हित प्रति होगी, उसी के साथ एक प्रॉक्सी की लिस्ट है वो भी लगी होगी। अगर वो लिस्ट है तभी कोई मतदाता वहाँ प्रॉक्सी के रूप में आएगा। अब इसमें कुछ विशेष ध्यान रखना है कि प्रॉक्सी को सामान्य मतदान के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें, लेकिन अमिट से उसकी बाईं तर्जनी के स्थान पे बाईं मध्यमा पे लगावें। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो खुद का वोट देने भी आएगा और प्रॉक्सी का भी मतदान करने आएगा, यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसका भाई है वो सेना में है या कहीं ऐसी जगह है जो ड्यूटी करने नहीं आ सकता, उसने अपना प्रॉक्सी नियुक्त किया हुआ है, तो वो व्यक्ति जो प्रॉक्सी नियुक्त किया हुआ है वो खुद का भी वोट देगा और जिसका प्रॉक्सी हुआ है वो भी उसका वोट देगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो जो खुद का वोट देने आएगा उसके लिए तो उसके जो नियमानुसार है उसकी स्याही पे बाईं तर्जनी पे निशान लगाया जाएगा, लेकिन जब वो प्रॉक्सी के रूप में मतदान करेगा यानी प्रॉक्सी की तरफ से मतदान करेगा तो उस समय उसकी बाईं तर्जनी की जगह बाईं मध्यमा पे जो मिडिल फिंगर है उस पर उसके स्याही लगानी है, ताकि उसको पता चल जाए, यानी उसके दो जगह स्याही लगेगी, इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति है वो प्रॉक्सी के लिए मतदान कर रहा है और खुद का भी मतदान किया हुआ है। तो अब इसमें ये प्रॉक्सी के संबंध में मुझे लगता है आपका मामला जो भी है एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रॉक्सी की पहली बात तो आपको चिन्हित मतदाता प्रति के पीछे जो भी है एक लिस्ट लगी होगी और व्यक्ति जो भी प्रॉक्सी के लिए नामांकित होगा
वो खुद का भी वोट देगा और प्रॉक्सी का भी देगा। उसके लिए प्रॉक्सी के रूप में जब उसको वोट देना है तब बाईं तर्जनी की जगह बाईं मध्यमा पे सही लगानी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब है कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी होती है कि मतदान स्थगन या रोकने की नौबत आ जाती है। उस समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57(1) के अधीन पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकते हैं। अब कैसी स्थिति में करेंगे, तो या तो प्राकृतिक विपत्ति आ जाए या मतदान मशीन या नामावली या अन्य सामग्री बिल्कुल नष्ट हो जाए और ऐसी स्थिति हो कि जहां मतदान संभव नहीं हो, या शांति भंग हो, या खुली हिंसा हो, या ऐसा अपरिहार्य कारण हो जैसे मतदान दल पे केंद्र मतदान जो दल है केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, ऐसी स्थिति में ही जो भी स्थगित मतदान किया जाएगा। और इस विशेषाधिकार का जो प्रयोग है वो सोच समझ के पर्याप्त कारण से ही करना चाहिए। यानी जो भी पीठासीन अधिकारी है इस प्रयोग जो भी इस शक्ति का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही विशेष परिस्थिति हो तभी करें, और उसमें भी अपने जो भी उच्च अधिकारी, सेक्टर अधिकारी या आरओ है उनसे सलाह मशविरा करके करें। अब मान लो किसी भी स्थिति में मतदान का स्थगन हो जाता है, स्थगन का मतलब हो गया कि वो एक तरह से रुक गया, तो स्थगन के मामले में आरओ को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी देनी है। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट और वीवीपैट का संबंध विच्छेद करें। यानी मान लो ऐसी परिस्थिति में कि अगर आगे मतदान नहीं किया जा सकता तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है। उसके बाद में उससे बैलेट यूनिट और वीवीपैट है उनको अलग करना है, और उपस्थित जो भी व्यक्तियों के समक्ष पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित तिथि को किया जाएगा, यानी जो भी नई तिथि घोषित होगी उसके घोषणा करेगा। और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन जो है उसको सील करना होगा, अभिलेख तैयार करने और सारे काम ठीक वैसे ही करने जैसे सामान्य रूप से मतदान समाप्ति पे किए जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि विशेष परिस्थिति में ही ये कंडीशन होगी, और उसके लिए भी जो भी संबंधित उच्च अधिकारी है उनसे सलाह मशविरा करके होना है। अब मान लो स्थगित मतदान किया गया तो उसको वापस मतदान अगर पुनः होगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद में, जब भी वो पुनः मतदान होगा तो जहां से मतदान स्थगित किया था उससे आगे की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से करवाई जाएगी। एक तो जहां से स्थगित का मतलब जितने वोटर ने वोट दिया वो दोबारा नहीं देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन अधिकारी पूर्व में प्रयुक्त 17 रजिस्टर में मतदाताओं का रजिस्टर और नई मतदान मशीन उपलब्ध करेंगे। यानी जो पूर्व में प्रयुक्त रजिस्टर 17 है वो तो पूर्व का काम आएगा, मशीन है वो नई काम आएगी। अब इसमें क्या होगा कि जो मशीन पुरानी वो तो एक बार बंद हो गई, उसको क्लोज कर दिया, तो उसके बाद में उसको काउंटिंग में ही काम में खोलेंगे तो नई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन 17 रजिस्टर है उसमें पता चलेगा कि पूर्व में किन किन लोगों ने मतदान किया हुआ है। तो इसके अलावा दिए गए मोहर बंद पैकेट्स को उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं जो भी है उनके समूह खोला जाएगा, और जिन मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है वे ही अपना मतदान करने योग्य होंगे। यानी सीधी सी बात है कि स्थगित का मतलब हो गया कि उसको एक तरह से रोका गया कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए। तो जो भी शेष मतदान रहेंगे, जो भी मतदाता मतदान करने से रहेंगे वही मतदान करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया से मतदान करवाया जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका नामावली जो भी वोटर लिस्ट में नाम है वो मतदान का अधिकारी है। तो ये तो हो गया स्थगित मतदान की स्थिति में। पुनर्मतदान की स्थिति कब होगी? पुनर्मतदान का मतलब हो गया कि पूरी जो प्रक्रिया है वो नए सिरे से होनी, यानी कि उसी तरह से मतदान होगा जैसे कि सामान्य रूप से मतदान होता है, और उसमें समस्त मतदाता भाग ले सकेंगे। अगर स्थगित है तो जो मतदान में भाग ले चुके हैं वो नहीं लेंगे, जो शेष रहे वो लेंगे। लेकिन अगर पुनर्मतदान होता है तो इसका मतलब नए सिरे से मतदान होगा, तो सभी मतदाता वो भाग लेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इस मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की जो मध्यमा पे निशान अंकित करना है। यानी सामान्य रूप से जो बाएं हाथ की तर्जनी पे जो निशान करते थे वो सामान्य वोट में था, लेकिन अगर पुनर्मतदान होता है तो बाएं हाथ की जो भी तर्जनी को नहीं देखा करके उसके बाएं हाथ की मध्यमा पे निशान लगेगा। वो निशान जो प्रॉक्सी के समय, या मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि प्रॉक्सी अगर कोई आ रहा है तो उसके बाएं हाथ की मध्यमा पे लगेगा, लेकिन अगर पुनर्मतदान होता है तब भी वोटर की बाएं हाथ की तर्जनी पे निशान नहीं देखा जाएगा और बाएं हाथ की मध्यमा में लगाया जाएगा। कारण क्या होगा कि बाएं हाथ की तर्जनी पर निशान है वो कई दिनों तक रहता है, अमिट स्याही होती है, कई दिनों तक रहती है, और हो सकता है 2 या 3 दिन बाद में पुनर्मतदान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ की मध्यमा पे निशान लगाना है। तो ये कुछ विशेष परिस्थिति मैंने आपको बता दी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में मैंने PO1, PO2, PO3, PRO या अन्य जो भी परिस्थितियाँ उनके संबंध में विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, कृपया वो वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।